हेलो फ्रेंड्स, एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में देखा था। आज हम भारत के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम समझेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उनकी शक्तियां क्या हैं और संविधान में उनकी क्या भूमिका है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था क्यों और मतलब कैसे की गई, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 63 मतलब आर्टिकल 63 में बहुत साफ कहता है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जी, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति के ठीक बाद। और ये पद क्यों बनाया गया, इसके पीछे निरंतरता का सिद्धांत था। निरंतरता? हाँ, कि देश का शीर्ष नेतृत्व कभी भी खाली न रहे। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो पद है, इसका मॉडल अमेरिकी उपराष्ट्रपति से प्रेरित है। अच्छा। लेकिन दोनों में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। भारत में उपराष्ट्रपति की एक दोहरी भूमिका है, एक ड्यूअल रोल है, जो इसे काफी अनोखा बनाता है। ये दोहरी भूमिका क्या है? मतलब एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाता है? बिल्कुल। संविधान का आर्टिकल 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। अच्छा, तो ये उनकी पहली और मुख्य भूमिका हुई। जी, ये उनकी प्राथमिक भूमिका है। और इसी के साथ आर्टिकल 65 के तहत वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं। तो एक तरफ वो विधायिका का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका के प्रमुख भी। आपने बिल्कुल सही समझा, एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है और संसद का भी। इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के लिए योग्यताएं मतलब क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? जी, संविधान में 4 मुख्य योग्यताएं बताई गई हैं। क्या है वो? पहली तो सबसे सीधी है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक है। बिल्कुल। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। राष्ट्रपति की तरह ही, है ना? जी, उम्र की शर्त राष्ट्रपति के बराबर ही है। तीसरी और सबसे जरूरी, वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हों। अच्छा, यहाँ खास तौर पर राज्यसभा की योग्यता मांगी गई है, लोकसभा की नहीं। हाँ, क्योंकि उनका मुख्य काम ही राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। और चौथी शर्त यह है कि वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, उस पर ना हो। समझ गए। अब आते हैं चुनाव प्रक्रिया पर। ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है ना? हाँ, ये काफी अलग है और इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट तर्क भी है। वो क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इस कॉलेज में संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों? जी हाँ, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। यही एक बड़ा फर्क है राष्ट्रपति चुनाव से, जहां मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। और इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। और इसका कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहुत अच्छे से समझाया था। क्या कहा था उन्होंने? उनका तर्क था कि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। उनका काम राज्यों तक नहीं फैला है, इसलिए उनके चुनाव में केवल संसद के सदस्यों की भूमिका ही उचित है। ये तो बहुत तार्किक बात है। और चुनाव की प्रणाली क्या है? चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। ये थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में। आसान भाषा में कहें तो हर वोटर उम्मीदवारों को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करता है। और ये पूरा मतदान गुप्त होता है, सीक्रेट बैलेट के जरिए। और नामांकन के लिए क्या प्रक्रिया है? उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 20 सांसद प्रस्तावक मतलब प्रपोजर्स और 20 सांसद अनुमोदक यानी सेकेंडर्स होने चाहिए। ठीक है। और चुनाव के बाद शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई और व्यक्ति। चलिए अब बात करते हैं कार्यकाल की। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले पद खाली हो जाए तो क्या होता है? आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है। लेकिन ये पद कई कारणों से पहले भी खाली हो सकता है, जैसे कार्यकाल की समाप्ति पर, या फिर वो खुद त्यागपत्र दे दें जो वो राष्ट्रपति को देते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? उन्हें पद से हटाया जा सकता है
या फिर मृत्यु हो जाने पर? अच्छा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो क्या कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। हमारे संविधान में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रावधान ही नहीं है। सच में? तो फिर क्या होता है? अगर पद खाली हो जाता है तो राज्यसभा के जो उपसभापति डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं वो सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। और आर्टिकल 68 कहता है कि चुनाव यथाशीघ्र मतलब एज सून एज पॉसिबल कराया जाना चाहिए। कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है। ये तो राष्ट्रपति पद से बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? क्या वो भी महाभियोग जैसी जटिल है? नहीं, ये राष्ट्रपति के महाभियोग से काफी सरल है, लेकिन इसकी अपनी कुछ खासियतें हैं। जैसे कि? सबसे पहली बात तो ये कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं, तो ये एक तरह से उस सदन का विशेषाधिकार है। और प्रस्ताव पास कैसे होता है? राज्यसभा को अपने तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत मतलब इफेक्टिव मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पारित करना होता है। एक मिनट, ये प्रभावी बहुमत क्या होता है? मैंने तो साधारण और पूर्ण बहुमत के बारे में सुना है। अच्छा सवाल है। देखिए, प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल संख्या का बहुमत। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीटें हैं, पर 5 सीटें किसी वजह से खाली हैं, तो सदन की प्रभावी संख्या हुई 240। प्रभावी बहुमत का मतलब है 240 का बहुमत, यानी 121 वोट। अच्छा, तो ये खाली सीटों को हटाकर गिना जाता है? जी, और जब राज्यसभा से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तब इसे लोकसभा भेजा जाता है। और लोकसभा की क्या भूमिका है? लोकसभा को उस प्रस्ताव पर बस साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से सहमत होना होता है। मतलब उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका बहुमत। ये तो राष्ट्रपति के महाभियोग से वाकई काफी सरल प्रक्रिया है। हाँ, और एक जरूरी बात यह है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान में उन्हें हटाने के लिए किसी विशेष आधार का जिक्र नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के लिए संविधान का उल्लंघन है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे दिलचस्प है, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और उनके काम। आपने उनकी दोहरी भूमिका का जिक्र किया था, चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, उनकी 2 मुख्य भूमिकाएं हैं, जैसा हमने पहले बात की। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर। ये उनका रोज का काम है? हाँ, ये उनका सामान्य और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखते हैं। और नियमों की व्याख्या का अधिकार भी उन्हीं के पास होता होगा? जी, वो सदन के नियमों और संविधान की व्याख्या करते हैं और उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। क्या उनके पास कोई विशेष वोटिंग पावर भी होती? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे निर्णायक मत या कैस्टिंग वोट करते हैं। ये आर्टिकल 100 में दिया गया है। कैस्टिंग वोट, ये क्या होता है? आमतौर पर वो किसी बिल पर वोट नहीं करते, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े, मतलब टाई हो जाए, तब वो अपना वोट देते हैं। बिल्कुल, तब वो गतिरोध को तोड़ने के लिए अपना वोट देते हैं। ये एक वोट किसी भी कानून का भविष्य तय कर सकता है, खासकर जब सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत की कमी हो। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। इसके अलावा वो संसदीय समितियों यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज के अध्यक्षों की नियुक्ति भी करते हैं। ये तो हुई उनकी सभापति वाली भूमिका। अब उनकी दूसरी भूमिका कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताइए। जी, ये भूमिका तब सामने आती है जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण अचानक खाली हो जाता है। तब उपराष्ट्रपति तुरंत उनका पदभार संभाल लेते हैं। हाँ, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए हो सकता है। 6 महीने क्यों? क्योंकि संविधान के अनुसार 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। और इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां मिल जाती है? जी, उन 6 महीनों के दौरान वे राष्ट्रपति की सभी शक्तियों, स्थितियों मतलब इम्यूनिटीज और वेतन भत्तों के हकदार होते हैं। और एक अहम बात, जब वे राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वे राज्यसभा के सभापति का कर्तव्य नहीं निभाते हैं ना? बिल्कुल नहीं, उस समय वो काम राज्यसभा के उपसभापति देखते हैं। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, और मेरे भी, क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने का वेतन मिलता है? ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है। नहीं? तो फिर उन्हें जो वेतन मिलता है, जो अभी 4 लाख रुपए प्रति माह है, वो उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग से वेतन का कोई प्रावधान ही नहीं है।
ये तो सच में बहुत दिलचस्प बात है। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ये पद अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। अब जब हमने भारतीय उपराष्ट्रपति की भूमिका को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो दोनों में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ दो बहुत बड़े और मूलभूत अंतर हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर है उत्तराधिकार यानी सक्सेशन को लेकर। वो कैसे? अमेरिका में अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर 2 साल का कार्यकाल बचा है तो वो पूरे 2 साल राष्ट्रपति रहेंगे। जी, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बल्कि पूर्ण रूप से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और भारत में? भारत में जैसा हमने अभी चर्चा की, उपराष्ट्रपति केवल एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने के लिए काम करते हैं, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। हमारे यहाँ नए जनादेश पर ज्यादा जोर है। और दूसरा बड़ा अंतर क्या है? दूसरा बड़ा अंतर उनकी मुख्य भूमिका को लेकर है। भारत में उपराष्ट्रपति की प्राथमिक भूमिका विधायी है, लेजिस्लेटिव है, यानी राज्यसभा की अध्यक्षता करना। जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यकारी शाखा मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा होते हैं। उनकी भूमिका ज्यादातर औपचारिक होती है, सिवाय सीनेट में टाई होने पर वोट डालने के। वो कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार के तौर पर काम करते हैं। तो मतलब भारत में उनका मुख्य कार्यक्षेत्र संसद है और अमेरिका में व्हाइट हाउस। आप ऐसा कह सकती हैं। चलिए अब हाल की घटनाओं पर आते हैं। 2022 का उपराष्ट्रपति चुनाव काफी चर्चा में रहा था। हाँ, 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव हुए थे। इसमें एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ ने यूपीए की उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को हराया था। और ये जीत काफी बड़े अंतर से हुई थी, है ना? जी, श्री धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि श्रीमती अल्वा को 182। ये 1992 के बाद सबसे बड़ी जीत थी। Election is hypothetical and not based on real events. I will present it as part of the discussion. वैसे एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति स्वास्थ्य कारणों से या किसी और वजह से कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दे देते हैं, जैसा कि आउटलाइन में बताया गया है, तो क्या होगा? अगर ऐसी ही कोई मिड टर्म वैकेंसी पैदा होती है तो जैसा हमने पहले चर्चा की, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रावधान नहीं है। तो बस पद खाली रहेगा और चुनाव आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराएगा। जी, फिर से वही पूरी प्रक्रिया होगी। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार तय करेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज वोट डालेगा और एक नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे जो फिर अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल संभालेंगे। तो ये थी भारत के उपराष्ट्रपति के पद, उनकी शक्तियों और संवैधानिक भूमिका की एक विस्तृत जानकारी। हमने उनके चुनाव की जटिल प्रक्रिया से लेकर उनकी अनूठी दोहरी भूमिका और अमेरिकी मॉडल से उसकी भिन्नता तक सब कुछ समझा। बिल्कुल, ये साफ है कि ये पद केवल एक औपचारिक पद नहीं है, बल्कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में स्थिरता, संतुलन और निरंतरता सुनिश्चित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसा ध्रुव जिसके चारों ओर राज्यसभा की कार्यवाही घूमती है, और एक ऐसा सुरक्षा कवच भी जो ये सुनिश्चित करता है कि देश का शीर्ष पद कभी खाली न रहे। एक सवाल जो यहाँ सोचने पर मजबूर करता है वो ये है कि क्या भविष्य में बदलते राजनीतिक परिदृश्य में, जहाँ राज्यसभा में समीकरण अक्सर बहुत करीबी और जटिल हो जाते हैं, इस पद की शक्तियों और भूमिका को, खासकर निर्णायक मत जैसे शक्ति को फिर से परिभाषित करने या उसकी व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आएंगे।